ऐसे आप लोग मैं देवतन अग्रवाल। दोस्तों अभी मेरे पास एक सैमसंग का मोबाइल है, वो है A12, ठीक है। और ये डेड कंडीशन में कस्टमर से इस पर काम हुआ है, क्योंकि देखो सील निकली है तो काम हुआ है, हम ये नहीं बोलेंगे काम नहीं हुआ। और CPU और इसका जो एमएमसी होगा या यूएफएस होगा, अभी हमें पता करना है कि इसके अंदर एमएमसी है यूएफएस है, सब मैं आपको बताऊंगा। तो ये बेसिकली क्या इस पर काम करना है, इस पर काम करना है, तो सारी चीज़ें आज हम इस पर डायग्नोस करेंगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। सबसे पहले तो हम इसके अंदर चार्जिंग एम्पियर देखेंगे, इसका कितना हमें चार्जिंग एम्पियर मिल रहा है। तो देखिए मैंने यहाँ पर चार्ज में लगा दिया है और अब मैं यहाँ पर आपको एम्पियर दिखाना चाहूँगा। देखिए तो यहाँ पर हमको एम्पियर जो मिल रहा है वो 0.20 मिल रहा है। तो इसका मतलब बेसिकली जो हमारा एम्पियर होना चाहिए वो एटलीस्ट BPH बनने या हमारे फ़ोन को पोर्ट बनाने के लिए 0.60 चाहिए, बट अभी हमें 0.20 मिल रहा है। तो इसका मतलब है कि हमें देखना पड़ेगा कि इसके अंदर हमारा किसी प्रकार का बग भी बन रहा है कि नहीं बन रहा है। क्योंकि अगर बग नहीं बन रहा है तो समझो कि ये 0.20 से थोड़ा सा नीचे ही रहता है। और इसमें पूरा डायग्नोस करते हैं, अगर बग बनता है तो फिर पोर्ट बनना चाहिए। और पोर्ट इसके अंदर बेसिकली ऑटो ही बनेगा, क्योंकि सैमसंग का मोबाइल है और सैमसंग के मोबाइल के अंदर इस तरह का पोर्ट नहीं बनता क्योंकि ये डाउनलोड मोड पे जाता है। चलो ठीक है, आओ इसको डायग्नोस करते हैं सैमसंग का A12। सबसे पहले मैं आपको बता दूं इसके अंदर एमएमसी लगा है या यूएफएस लगा है, उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए हम गूगल पे जाएंगे, गूगल पे जाके हम लिखेंगे सैमसंग A12 और हम इसके GSM एरिना फोरम के अंदर जाएंगे और यहाँ पर हम देखेंगे कि इसके अंदर मीडियाटेक का CPU है बेसिकली सैमसंग A12 में, बट मे बी हमारे वाले में सैमसंग A12 में मीडियाटेक नहीं है। तो ये है A27F, तो हमें A27F मॉडल यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर A12 की जगह A27F यूज़ कर लेते हैं। तो वही आया है सैमसंग का A12 ही आया है यहाँ पर। और ये मीडियाटेक का CPU बता रहा है, चलिए डन डन डन। और अगर हम यहाँ पर बात करें तो इसके अंदर हमें एमएमसी लगाया यूएफएस, तो हम इसके अंदर चार्जर लगाएंगे और देखेंगे कि क्या इसके साथ कुछ इनिशियल वोल्टेज मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं करके। तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर मल्टीमीटर को वोल्टेज में डाला हुआ है, ठीक है। और मैं यहाँ पर चार्जर का यूज़ करूँगा, मैंने यहाँ पर चार्जर भी यूज़ कर लिया है। और मैंने आपको एक स्क्रीन पे अपनी SMD दिखा रहा हूँ और एक स्क्रीन पे अपना मल्टीमीटर दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम इसका BPH चेक करेंगे, तो देखेंगे कि हमारा BPH इसमें बन रहा है कि नहीं बन रहा है। देखिए तो बैटरी निकाल लेते हैं और चार्जर लगाकर BPH चेक करेंगे सबसे पहले तो कि BPH बन रहा है कि नहीं बन रहा है। देखिए तो जैसे ही मैंने यहाँ पे कनेक्ट किया 3.5 वोल्टेज मुझे मिल रहा है, इसका मतलब है कि मेरा जो BPH है वो तो बन रहा है। तो देखिए सबसे पहले हम इसका बैटरी चेक करेंगे, मतलब BPH चेक करेंगे, BBAT-SYS, जो कि आप देख सकते हैं कि हमारा स्टेबल बन रहा है। इसका मतलब है कि हमें DC टू DC में फिलहाल तो काम नहीं करना है। और हम यहाँ पे बक लाइन चेक करेंगे, देखिए हमारा यहाँ पे बक भी प्रोड्यूस हो रहा है, 2.0 स्टेबल है। बाकी सब पर हमें वोल्टेज मिलना चाहिए 0.7। बक है CPU बक, CPU बक, CPU बक एंड CPU एंड हाई लो LDO। तो ये तो जनरेट हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि बराबर हमारा यहाँ पर पावर IC तो फुल एक्टिव है, हमें पावर IC पे काम करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे जो क्रिस्टल है, इस क्रिस्टल पे भी हम चेक करेंगे तो हमें 0.7 0.8 समथिंग कुछ करके वोल्टेज मिलना चाहिए। तो इस क्रिस्टल पे जो कि हमारा RTC लाइन होता है, ठीक है, ये देखिए 0.7 वोल्टेज मिल रहा है, जो कि क्रिस्टल भी हमारा एक्टिव है। तो यहाँ पर ये चेक करने पर तो पता चल गया है कि जो प्रॉब्लम है वो फिलहाल अभी हमारा CPU और UFS में दोनों में से किसी एक का है। क्योंकि देखो अभी इस फ़ोन के अंदर अभी हम सबसे पहले देखेंगे कि क्या कोई पोर्ट बन रहा है कि नहीं। अगर ये फ़ोन किसी प्रकार का पोर्ट नहीं बना रहा है तो हम इसका UFS निकालेंगे और चेक करेंगे कि CPU पोर्ट बना रहा है कि नहीं बना रहा। बहुत ईजी केस हो जाएगा हमारे लिए, ठीक है। तो जैसे कि मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर हम इसका बेसिकली क्या चेक कर लें एक बार पोर्ट, तो हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। डिवाइस मैनेजर हम ओपन कर लेते हैं
तो देखिए हमने डिवाइस मैनेजर ओपन कर लिया है और अब हम यहाँ पर डायरेक्ट डीसी से कनेक्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या किसी प्रकार का ये पोर्ट बना रहा है कि नहीं कर। तो हम यहाँ पे चेक करेंगे। देखिए हमने इस पे लगाया हुआ है और अभी फ़िलहाल हमारा कोई भी पोर्ट नहीं बना है। तो इसका मतलब ये है कि बेसिकली अभी हमारा बग तो बन रहा होगा, बग हमारा पोर्ट नहीं बन रहा। तो इसका फॉल्ट सीधा सीधा जाता है सीपीयू की ओर। बट यहाँ पर हम एक बार कंफर्म करने के लिए अपना यूएफएस उतारेंगे और उसके बाद में हम देखेंगे कि पोर्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा है, क्योंकि प्रॉब्लम हमारा यूएफएस से भी हो सकता है। ठीक है, तो चलिए अब हम यहाँ पे अपना यूएफएस को उतार लेते हैं। कि आप में से कोई भी अगर मुझसे पढ़ना चाहता है, ठीक है, तो मेरा ये कोर्स परचेस कर सकता है। ये मेरा, आप सबसे पहले आपको मेरे प्ले स्टोर में जाना पड़ेगा, मैं आपको बता देता हूँ। तो मेरा प्ले स्टोर एशिया टेलीकॉम मोबाइल कोर्स करके है। प्ले स्टोर में जाइए और एशिया टेलीकॉम मोबाइल कोर्स करके रखिए। तो ये एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिएगा। 15,000 लोग यूज़ कर रहे हैं करीबन इसको अभी फ़िलहाल। तो इसके अंदर ये कंप्लीट कोर्स के अंदर जाना, रजिस्टर करने के बाद तो इस अभी फ़िलहाल ये है ना, आपको इंस्टॉलमेंट में भी मिल जाएगा। मतलब मैं आपको बता दूं, पहले इंस्टॉलमेंट में नहीं था, पर अभी मैंने इसको इंस्टॉलमेंट में भी कर दिया है। मतलब आप इसको 5,000 रुपये देके भी एसेस कर सकते हैं और उसके बाद फिर आपको 10,000 की 2 इंस्टॉलमेंट देनी है। टोटल 25,000 रुपये का ये आपका कोर्स है, जिसके अंदर ऑफलाइन आप घर बैठ के आप मेरी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लासेस का मजा ले सकते हैं, जिसके अंदर फ्लैश 64 भी है। पूरा कोर्स, मतलब एक कोर्स में बहुत सारे कोर्स हैं। ये कंप्लीट कोर्स इसलिए मैं इसको बोलता हूँ क्योंकि इसके अंदर फ्लैश 64 भी है, इसके अंदर सॉफ्टवेयर यूएफआई EasyJetix भी है, डीएसओ है, डीएसओ के अंदर यूटीडी भी है और डू चैनल और 4 चैनल और हैंटेक भी है। कंप्लीट कोर्स है भाई इसके अंदर। ठीक है, मल्टीमीटर भी है, कंप्लीट मल्टीमीटर के बहुत सारे जो मैं मल्टीमीटर यूज़ करता हूँ सबके मैंने डाले हुए हैं और टूल की इन्फॉर्मेशन भी है ये करके। और मेरे जितने अब तक के वेबिनार हुए हैं वो सारे वेबिनार भी मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं। तो और आप मेरी फॉल्ट फाइंडिंग की क्लास में जाएंगे ना, तो आपको मेरा यहाँ पर ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों का कंटेंट मिलेगा। मतलब क्लास का एशिया टेलीकॉम का कंटेंट मिलेगा। अभी मैं कह रहा हूँ इसके अंदर आपका इंस्टॉलमेंट मैंने कर दिया है, तो आप पे में जाइएगा, इंस्टॉलमेंट पे आप ये इसको एसेस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अभी अपन आ जाते हैं इस फोन के अंदर और अभी फिलहाल देखते हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। सीपीयू भी निकाल सकते हैं यार, देखो काम हुआ है ना। देखो यहाँ पर आप देखो, आपको यहाँ पर आई एम सॉरी, यहाँ पर दिख तो नहीं रहा होगा, यहाँ दिखते हैं। ये देखो ये काम हुआ है सेट के अंदर, दिख रहा है यहाँ पर। ये देखो एक पॉइंट पे ना मेरे ख्याल से जंपर डंपर लेने की कोशिश की गई है। मेरे ख्याल से या तो आईएसपी करने की कोशिश करके एक जंपर यहाँ से एक जंपर यहाँ से इस तरीके से जंपर मारने की कोशिश की होगी या जो भी है। तो काम तो हुआ है यार यहाँ पर, मैं ये नहीं बोलूँगा काम नहीं हुआ। सैमसंग का है और सैमसंग का यूएफएस इतना ख़राब नहीं होता है। अगर ये जो ये दूसरा होता तो फिर मैं बात समझता। माइक्रोन का होता ना तो मैं बिल्कुल बोलता कि यार माइक्रोन का यूएफएस तो ख़राब हो सकता है। सैमसंग का यूएफएस इतनी जल्दी ख़राब नहीं होता है। देखिए इसके अंदर ना वाइट ग्लू होता है बेसिकली।
ठीक है, हमारा कोई पैड नहीं निकला है, अभी हमारे सारे पैड ओके हैं। और आप देख सकते हैं अभी इस समय मैं लाइव हूँ पूरे इंडिया में, और ये सारा काम मैं अभी लाइव कर रहा हूँ। ठीक है, तो बेसिकली ये हमारा कॉन्फिडेंस होता है जो हमें पता होता है। और एशिया टेलीकॉम का नाम तो खैर बोलने की ज़रूरत ही नहीं, इंडिया में काफ़ी फेमस है। क्योंकि हमारा तो सीन ये है कि मेरा काम, क्योंकि मेरे को, मैं अपने आप को बता सकता हूँ कि यार अगर आप मुझे अपने आप को सौंप दें तो मैं आपको सिर्फ टेक्नीशियन नहीं, टीचर बना दूंगा। क्योंकि मेरे को पता है कि कैसे पढ़ाना होता है और किस तरीके से जीरो से बिल्कुल एडवांस तक ले जाना होता है। इसलिए मेरे से ज़्यादा पढ़ने वाले भी जो स्टूडेंट होते हैं ना, जो ज़्यादा एजुकेट भी नहीं होते, 9वीं 10वीं, वो भी तक टीचर बन जाते हैं। ठीक है, और मेरा काम ही है कि मैं चाहता हूँ कि आप ज़िंदगी भर आप स्टूडेंट बन के नहीं रहो, आप टीचर बनो भाई। क्योंकि इस लाइन में जितना पोटेंशियल है ना उतना खींच सकते हो। और जो मेरा कॉन्फिडेंस है वो देता हूँ मैं स्टूडेंट को। समझ रहे हो मेरी बात? कॉन्फिडेंस तभी आता ना जब आपको नॉलेज रहता है, सिंपल सी बात है। खाली एक वीडियो बनाने से या डालने से कुछ नहीं होता है। मतलब देखो, जिसमें काम का मन होता है, शिद्दत होती है, वो कहीं से भी काम कर सकता है, अपने घर से भी काम कर सकता है। आप देखो तो मेरा सेटअप शुरू से घर पे भी है और मैं दिन रात काम करने वाला बंदा हूँ। मतलब मैं हमेशा स्टूडेंट को ये प्रेरणा देता हूँ कि आपके पास में 24 घंटे हैं जो मेरे पास हैं। अगर मैं कर सकता हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते? पर आपको एक मोटिवेट करने वाला भी टीचर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैंने क्या किया है कि बहुत सारे लोग जो इंस्टीट्यूट नहीं आ पाते हैं ना, उनके लिए मैंने अपना कोर्स को, ऑफलाइन कोर्स को ऑनलाइन कर दिया है कि मेरा जितने भी ऑनलाइन ऑफलाइन का जो मटेरियल है वो आप घर बैठ के भी देख सकते हैं। ठीक है, ये करके हेलो, राइट, आवाज़ आ रही है? माइक चेक करना होता है बार बार, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये एक यूएफएस है। यूएफएस में जो प्रोटोकॉल होते हैं, अगर मैं बात करूं तो सिर्फ क्लाउड डाटा रीसेट को हटा दिया जाए तो उसकी जगह पे RSTX होता है इस तरीके से। बाकी वोल्टेज के प्रोटोकॉल सेम होते हैं, VCC VCC Q और VCC Q2 एक ऐड हो जाता है। और बाकी रैम के सारे प्रोटोकॉल, मतलब सारे वोल्टेज के जो पैड होते हैं वो लगभग सेम ही होते हैं, कुछ अलग नहीं होते हैं करके। चलो, तो हमने पैडों को भी एकदम बढ़िया बना दिया है, नो डाउट। अब और बहुत सारे अब लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। पहले तो क्या था कि इंस्टीट्यूट आना होता था, तो जो लोग IC वाईसी का काम करते थे उनको हम वैसे ही एडमिशन देते नहीं थे। पर अब वो लोग भी मेरे से पढ़ पा रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियस है कि वो मेरा एप्लीकेशन को एक्सेस कर पा रहे हैं। समझ रहे हो? कि अगर बुक परचेस करना है ना तो वो एशिया टेलीकॉम पे जाइएगा। ठीक है, आप लोग कितने मैसेज करते हैं सर बुक चाहिए बुक चाहिए? सिंपल है यार, एशिया टेलीकॉम लिखो बस। और एशिया टेलीकॉम करके नहीं आ रहा तो एशिया टेलीकॉम मोबाइल लिख दो तो भी आ जाएगा, एशिया टेलीकॉम। या एक काम करो, अच्छा आपको दिख नहीं रहा है, एक मिनट, या एक काम करो सीधा ना आप asiatelecom.in लिख दो, बस सही स्पेलिंग लिखना है, asiatelecom.in। वेबसाइट पे जाओ, सिंपल सी बात है, यहाँ से डायरेक्ट परचेसिंग करो। ये आपको कॉम्बो है 2599 के, सीधे क्लिक करो और यहाँ पर अपनी डिटेलिंग भर के पे कर दो और आपको खुद हमारी तरफ से कॉल आएगा। और नहीं आया ना तो हमारे इस नंबर पे कॉल कर लेना 7000, जो कि हमारा MD सर का नंबर है। सीधे MD सर से बात करो। समझ रहे हो मेरी बात? पर वो आ जाता है कॉल और ये बुक आपको 8 से 10 दिन में मिल जाती है करके। अब सबसे पहले मैं क्या चेक करने वाला हूँ, देखिए अब मैं ये चेक करूंगा कि क्योंकि मेरा UFS तो नहीं है, खाली CPU लगा है, तो मेरा पोर्ट बनना चाहिए एटलीस्ट। क्योंकि मेरा ना क्या बन रहा था, बग बन रहा था। क्योंकि अब अगर पोर्ट नहीं बन रहा है तो फॉल्ट हमारा CPU में होगा करके। तो मैंने देखिए यहाँ पर लगा लिया है और अब मैं आपको यहाँ से दिखाना चाहूँगा। तो देखिए अभी भी कोई पोर्ट नहीं बना है। आप देख रहे हैं यहाँ पर, कहीं यहाँ पर एक मॉडेम का पोर्ट बनता है या कहीं पे भी कोई पोर्ट नहीं बना है, रिफ्रेश तक नहीं हो रहा है मामला। अगर मैं इसको फिर से निकाल के लगाऊं, और जो भी लाइव देख रहे हैं वो शेयर जरूर कर देना, ठीक है, आपके थ्रू और भी लोगों को पता चल जाए। नॉलेज बांटने का काम है, मैं बांट रहा हूँ तो आपको भी अपना ये आगे बढ़ाना चाहिए।
तो देखो यार पोर्ट तो बन नहीं रहा है, ठीक है, पोर्ट तो बन नहीं रहा है, ये तो कंफर्म हो गया मामला। एक दूसरे और ले लेते हैं, चलो इससे बन जाए कहीं। तो मेरे ने 2 केबल अपनी पीसी के साथ कनेक्ट किया है और दोनों केबल के साथ कोई भी पोर्ट नहीं बन रहा है। तो पोर्ट नहीं बन रहा है तो पोर्ट बनाने का काम कौन करता है? सीपीयू करता है ना, और कौन करता है? तो मतलब अभी हमारे लिए क्लियर हो गया ना। और हम इसका यूएफएस का भी बहुत अच्छे से प्रोग्रामिंग से भी समझ लेंगे, क्योंकि अब जब निकाला है तो प्रोग्रामिंग भी समझ लेंगे। क्या दिक्कत है, क्या बोलते हो? मैं तो बोलता हूँ मैं तो उसको प्रोग्राम करके डाल दूंगा, हाँ ज़्यादा अच्छा है। प्रोग्राम कर दो और डाल लो सीधा। अभी मैंने देखो ब्लेड कौन सा यूज़ कर रहा हूँ, बहुत बढ़िया ब्लेड है ये, देख। हाँ 3D ब्लेड बोलते हैं भाई इसको। इसको उठाने की जरूरत नहीं होती, ये अपने आप उठाता है ना। ये देखो कितना बढ़िया ब्लेड है, काम करने के लिए एक नंबर। अब यही है, ये सीपीयू ऑलरेडी रिबोल ना हुआ हो ये पता चल जाएगा अंदर के पेज से। और दूसरा, अगर रिबोल हुआ है तो कोई पैड वैड भी निकला हो सकता है, क्योंकि यार अभी के टाइम पे टेक्नीशियन खाली रिबोलिंग कर रहे हैं, सीपीयू पे काम कर रहे हैं। बस सीपीयू उठा दो, लगा दो, बस सर्किट नहीं। क्योंकि आप आधा अधूरा काम करके आप इन लोगों के ना मजदूर बन जाओगे जिंदगी भर, कुछ टेक्नीशियन या कुछ टीचरों के। अरे मैं कहता हूँ यार टीचर बनो यार, क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है? वो कोई हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ के थोड़ी ना आए हैं कि तुम नहीं बन पा रहे हो। पर प्रॉब्लम ये है कि कोई टीचर अपना सब कुछ नहीं देने को तैयार है ना। अगर कोई टीचर अपना सब कुछ देने को तैयार हो तो ठीक है, समझ रहे हो? ये देखो ये सैमसंग का ये करके है, तो हमने बिल्कुल भी पैड नहीं निकलने दिया, सब कुछ ओके है, बराबर है। यहां पर क्या होता है ना, कोई भी टीचर नहीं चाहेगा कि आप टीचर बन जाओ भाई। आप उनको बाईपास करोगे तो फिर उनका धंधा पानी बंद हो जाएगा ना भाई। बहुत कम ऐसे इंडिया में टीचर हैं जो ये चाहते होंगे कि आप भी टीचर बनो, आप भी पोटेंशियल है, पर वो इतना आपको पढ़ाएंगे ही नहीं ना। मेन बात ये है, क्यों पढ़ाएंगे भैया? कोई अपना अंदर का ज्ञान क्यों देने वाला है? पर मैं क्यों, आप देखो मेरे यहाँ जितने भी काम करने वाले टाइम के थे, आज देखो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं। खैर मैं ये जरूर बोलूंगा उनकी अपनी भी मेहनत है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि सब कुछ मैंने किया है, उनकी भी मेहनत है। तो मेहनत करने वाला तो आदमी हर जगह सक्सेस होता है ना यार। पर अगर सही जगह डाटा मिले तो मेहनत काम में भी आएगी, नहीं तो गधे घोड़े ऐसे तो 20-20 साल के तो हम भी लगे हुए हैं। अभी कोई भी टेक्नीशियन आए हमारे पास, है ना, कोई भी टेक्नीशियन आए तो क्या कहता है, सर मैं 20 साल से काम कर रहा हूँ, मैं 10 साल से काम कर रहा हूँ। अरे 10 साल से काम कर रहे हैं तो भैया अब तक तो तुम्हें बहुत बड़ा टीचर बन जाना चाहिए मेरे हिसाब से, तुम्हें तो सब आना चाहिए। पर जब बोर्ड की बात करेंगे तो कंपोनेंट तक नहीं पता है। तो 10 साल दुकान में बैठने को एक्सपीरियंस नहीं बोलते हैं यार। दुकान में बैठने को एक्सपीरियंस है, डिस्प्ले बेचने को, कनेक्टर बदलने को एक्सपीरियंस नहीं बोलते हैं। दिमाग में रखो, सबसे पहले तो है ना दिमाग से आपको है ना खाली होना पड़ेगा। तो दिमाग में जो भरा हुआ है ना कि मेरे को तो सब आता है, ये सब आने वाला जो चीज़ है ना, ये आपको जीरो करना पड़ेगा। क्योंकि जब तक आप इसको जीरो नहीं करोगे ना बॉस, तब तक आपको ही नहीं पता होगा आपको सीखना क्या है। आप तो एक इंस्टीट्यूट में जाते हो, अरे हमारे पास सोचो हम और कितनी सारी ऐसी वजह है जो हम एडमिशन नहीं देते। अब आप सोचो कि कोई कॉल कर रहा है एडमिशन के लिए कि सर मुझे आपसे पढ़ना है, ठीक है। अब कोई आदमी स्कूल में तभी जाता है ना जब उसको स्कूल में कुछ नहीं आता। फिर वो दूसरा लाइन बोलेगा, सर मुझे सब कुछ आता है, मेरा सब क्लियर है, बट मुझे दो थोड़ी बहुत चीज़ मतलब। और जब थोड़ा बहुत भी पूछने जाओ ना कॉम्पिटेंट, सर ये नहीं पता, सर वो नहीं। जब तुम्हें बेसिक ही नहीं क्लियर है तो थोड़ा बहुत मतलब ये वाली बात है कि क्यों अपने आप मियाँ मिट्ठू बनना। सीधा यार गुरु के सामने और भगवान और अपना खुदा जो होता है ना ऊपर, हमेशा उसके सामने खाली हाथ होना। कभी नहीं बोलना खुदा से या भगवान से कि मेरे पास सब कुछ है, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं बोलना। हमेशा बोलना कि यार जितना आप मुझे क्या दे सकते हो प्लीज़ दो, ये करके। बट क्या करें,
हमारी तो सेक ही भगाने की आदत है ना, 20-20 साल का एक्सपीरियंस, 30-30 साल का एक्सपीरियंस, आता कुछ भी नहीं है। वीडियो ऐसे टच पुंजियों के भी देखेंगे कि क्या बताएं। हम्म। और फिर कम पैसे में किसी के यहाँ चले जाएंगे और अपना पूरा समय बर्बाद करके आ जाएंगे। देखो यार, समझो कोई आपसे कम पैसे ले रहा है ना, तो समझो कि क्यों ले रहा है भाई, क्योंकि उसको पता है आप कम पैसे दे सकते हो। वो ज़्यादा पैसे लेने के सच सच वो नहीं है। अब आईफोन जैसा प्रोडक्ट अगर कम पैसे में बिकेगा तो आप भी शक करोगे, यार आईफोन जैसा प्रोडक्ट 10-20 हज़ार में कैसे बिक रहा है। आप लोगे ही नहीं, आप बोलेगा यार नकली है, नहीं नहीं कुछ तो दिक्कत है। पर अगर आप ले लोगे तो फंस जाओगे। यही हो रहा है मोबाइल रिपेयरिंग में। खैर अभी ठंड आ गई है बहुत ज़्यादा। आप लोगों को मुझे बताइए, आप लोगों के शहर में ठंड आ गई है क्या? स्वेटर वेटर चालू हो गए आप लोगों के? अभी हमारे यहाँ तो ठंड आ गई है, पर दिन में नहीं है आज इतनी। हाँ, रात में देखो तो ठंड ज़्यादा है। अभी 3-4 डिग्री तो हो ही जा रही है। अभी आप लोग के शहर में जो जो देख रहा है मुझे बताइए, ठंड का लेवल कितना है, कितना परसेंट जा रहा है? और किस शहर में, जरा अपना शहर का नाम भी बताइएगा जो देख रहे हैं, मैसेज करके। ठीक है, अपना नाम भी लिख सकते हैं। तो देखो इसके अंदर ना एनसी बहुत सारे होते हैं, बट मेरा एनसी ना के बराबर निकले हुए हैं, क्योंकि बहुत सारे एनसी और निकलने हो सकते थे, पर मैंने टेम्परेचर बहुत अच्छा यूज़ किया हुआ है। दूसरी बात ये है कि जो मेरा ये है क्या, ये ब्लेड मेरा काफ़ी बढ़िया है, इससे काम बहुत बढ़िया तरीके से हो रहा है अभी। तो इसमें पूरा डालने की ज़रूरत नहीं होती ना, कई बार पूरा डाल डाल के पैड ही निकाल देते हैं। और ये वाले ब्लेड, ओ हो भाई, जिनने भी इस वाले ब्लेड से काम किया उन्होंने तो अपने सीपीयू की ऐसी तैसी मचा दी, गन मचा दी है। ये वाला, ये ये ब्लेड भाई आपको सीपीयू निकालने के लिए नहीं है, आप समझ रहे हो मेरी बात? मेरे हिसाब से आपको एक बार मुझसे पढ़ना चाहिए, और अगर आप मुझसे पढ़ेंगे तो आपको कभी कोई दूसरे टीचर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी करके। ठीक है, और क्योंकि आपका फ्लैश 64 का भी कंटेंट क्लियर हो जाएगा, और आप 100% आप में इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप एक इंस्टीट्यूट ही खोल लोगे। समझ रहे हो मेरी बात? मैं इतना कॉन्फिडेंस पैदा कर दूंगा आपके अंदर। और हमारे ऑफलाइन का थोड़ा सा फंडा अलग है ना। देखो, हम वैसे बिजनेस वाले नहीं करते जैसे बाकी लोग करते हैं कि तीसरे दिन की क्लास में भी एंटर कर दिया, चौथे दिन की क्लास में भी कर दिया। सीन ये है कि भाई अगर आपको आईसी निकालना नहीं आता है तो आप बिल्कुल आइए, और अगर आता है तो आप उस चीज़ को मेरी क्लास में आप घर बैठ के आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि चीज़ वही है, आपको ऐसा फील होगा जैसे कि आप कहाँ बैठे हुए, आप तो बैठे हुए हैं क्लास के अंदर। सही है। हाँ सर थोड़ा ऐप खोल के देखिए ना अपनी वाली क्लास पर। हाँ, वो नहीं नहीं चल रही अभी ऐप में। हाँ, कोई सर्वर में इशू है। हाँ, वो नहीं चल रही है वो। उससे उनसे भी पूछ लेना, दीपक से एक बार, क्या दिक्कत है। हाँ नहीं, मैं नहीं लगा रहा, और वो मैं लाइव था ना इसलिए।
हाँ मैं अभी भी लाइव हूँ और एप्लीकेशन ही दिखा रहा था, पर वो सर्वर में कोई दिक्कत है मेरे ख्याल से। हम्म। हाँ ठीक है। और बुक के लिए आ जाना फिर तुम। अच्छा अच्छा। ठीक है। हम्म। यार सीपीयू कहाँ रख दिया, बड़ी दिक्कत है। निकाल तो लेते हैं पर रख कहाँ देते हैं ये नहीं पता। ओहो हो। टेक्नीशियन लोग की ये बड़ी दिक्कत है, आईसी। ये रहा। आप लोग की भी आईसी घूमती है कि नहीं घूमती? आईसीओ का बड़ा लोचा है ना। तो चलो, अब ये वाइट पेस्टेड है, अब इसमें थोड़ा बस दिमाग में ये रखना है कि क्या, कि आपने हाई टेम्परेचर यूज़ नहीं करना है। अगर हाई टेम्परेचर यूज़ करोगे तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि सैमसंग के सीपीयू जल्दी जाते हैं। हम्म? तो हम चैनल 1 यूज़ कर लेंगे अपना चैनल। हाँ चैनल 1। तो ये पूरा वाइट पेस्टेड है इसके ऊपर। ये दिख रहा है आपको, ये पूरा वाइट पेस्टेड है। रोजिंग सबसे बेस्ट है यार इस मामले में, कुछ भी कहो। समझ रहे हो? लो भैया, पेस्ट तो सारा निकल गया। और जो भी देख रहे हैं लाइव जरूर शेयर कर देना, क्योंकि मैं फेसबुक में भी लाइव हूँ, यूट्यूब में भी लाइव हूँ, ऑलमोस्ट सब जगह लाइव हूँ। भाई सैमसंग के सीपीयू बहुत जल्दी ब्रेक होते हैं। हाँ हाँ। हाँ सही है ना, सर्वर का इशू है। हाँ ये तो आता रहता है इसके अंदर। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। अगर आप मुझे लाइव पहली बार देख रहे हैं तो आप थोड़ा सा मेरी लिस्ट में जाइएगा, तो आप देखिएगा मैं बहुत बार लाइव आता हूँ और बहुत सारी नई नई चीज़ें लाइव में बताता हूँ। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो सैमसंग का सीपीयू अगर डैमेज भी हो गया ना तो कोई दिक्कत नहीं है। सैमसंग का सीपीयू ना चेंज हो जाता है, बट आपको ना नंबर ध्यान देना है सैमसंग के सीपीयू का, जो आपका नंबर क्या सही होना चाहिए। जैसे यहाँ पर 3830 करके है ना, तो ये नंबर आपका सही होना चाहिए, और 2132 वर्जन हो सकता है इसका। ठीक है।
तो अभी फिलहाल देखेंगे कोई स्टेंसिल है कि नहीं है, नहीं तो यूनिवर्सल से रिवॉल्व करना पड़ेगा। स्टेंसिल देख लेते हैं एक बार। क्या बात है, मिल गया चीज। ये जो सीपीयू का पैक है ना, एक नंबर चीज है। इसमें ना ऑलमोस्ट सारी स्टेंसिल तो मिल ही जाती है। हम अपने सारे स्टूडेंट को ना ये परचेस करवा देते हैं टूल डीलर से। अभी हम कोई भी टूल नहीं बेचते हैं, दिमाग में रखिएगा, पर हम परचेस करवा देते हैं। सैमसंग में बॉल बहुत ज्यादा ड्राई रहते हैं, ठीक है। तो सैमसंग की रिबॉलिंग जल्दबाजी ना करें, आराम से करें, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, A12C ये जो होता है ना फोन, ज्यादातर ये ना लाइट सेक्शन के लिए आता है। इसके जो लाइट के एनोड के कैप्स होते हैं ना, 50 वोल्ट वाले, ठीक है, वो तो वो कैप्स ज्यादा जल्दी तक खराब हो जाते हैं, करके लीकेज हो जाते हैं ना। अभी कैसा है ना, कैपेसिटर लीकेज चेक करना नहीं आएगा तो कैसा चलेगा। और LM IC इतनी बहुत सही आईसी है, अगर आप उसको अच्छे से पढ़ोगे ना तो आप उस आईसी की जगह कोई और आईसी भी लगा सकते हो। LM IC क्या करती है, डिस्प्ले भी बनाती है और साथ में लाइट भी बनाती है ना, समझ रहे हो मेरी बात। तो डिस्प्ले भी बना रही है और लाइट भी बना रही है। और इस सेट के अंदर ज्यादातर फॉल्ट है ना, नो ग्राफिक्स नो लाइट। सैमसंग A12 नो लाइट नो ग्राफिक्स आप में से बहुत लोगों ने बनाया होगा। मुझे बताओ, सैमसंग A12 किस किसने नो लाइट नो ग्राफिक्स में बनाया है सेट। अब देखिए, पूरा आईसी रिबॉल है, ये 2 पैड बस ड्राई है, इसको हम ऊपर ही से बना लेंगे। देखिए, वाला पैड तो लग गया है, ठीक है।
ये वाला पैड देख लेते हैं। एयर बहुत कम रखनी है इस टाइम पे आपको। देखिए ये वाला पैड भी लगा गया है। चलो डन, चलो रिबोलिन डन। ज्यादा कोई झंझट नहीं होना हुआ। ये आप देख सकते हैं सीपीयू पूरी तरीके से रिबोल हो चुका है। अब ऐसा नहीं है, यूनिवर्सल से भी कर लेते हैं, बट क्यों अपन अपने सीपीयू को डैमेज करें बार बार काट के। सैमसंग है यार, समझना पड़ेगा। अगर आप यही लोग है ना, ज्यादातर समझ नहीं पाते। क्यों? एक्सपीरियंस किसी भी अच्छी चीज को करने के लिए अगर अच्छे उसमें जाना है तो बढ़िया नॉलेज प्लस एक्सपीरियंस। इसमें क्या प्रॉब्लम है? ये डेड था यार प्यारे, ये फोन शुरू से देखो वीडियो। एडवांस मोबाइल रिपेयरिंग ही होती है, कहीं पर नहीं है कि कोई बेसिक। ये लेवल 1 लेवल 2 जो बनाया है ना, ये बिल्कुल मेरे हिसाब से तो सही रही है चीज़। जो भी है वो क्लास 1 से क्लास 12 तक भी होनी चाहिए स्कूलिंग। इसमें लेवल 1 लेवल 2 कुछ काम नहीं करता है। देखो कंपोनेंट सीखो लेवल 1, कंपोनेंट के बाद सर्किट सीखो लेवल 2, और सर्किट के बाद में प्रोग्रामिंग सीखो लेवल 3 बस। और साथ में फिर सॉफ्टवेयर सीखो। समझ में आ रहा है? इससे लेवल 1 लेवल 2 ऐसा कुछ भी नहीं होता है मेरे हिसाब से तो। ये तो दुनिया भर की बातें हैं, मतलब आप समझो कि फालतू में टाइम वेस्ट करने वाली बात है। समझ रहे हो मेरी बात? चलो अभी देखो मेरा सर्वर ओके हो चुका है। सीपीयू फिट करेंगे। सीपीयू फिट करने से पहले ना आसपास के कंपोनेंट जरूर चेक करना चाहिए। उससे ना हमें क्लियरिटी मिलती है। बहुत जल्दबाजी काम नहीं करना है। देखो काम समझ के करना है, इसलिए कहता हूँ पढ़ लो एक बार क्यों? समझ के कर लोगे तो बहुत अच्छे से हो जाएगा। हाँ तो कैसे करेंगे सीपीयू जज? बोर्नियो से करेंगे भाई। देखो ये बोर्नियो के बाद में रजिस्टर देख लो, जैसे ये 2 निकले हुए हैं अभी। हमारे इसमें हम देख लेंगे तो ये देखो यहाँ पर, ये देख रहे हैं यहाँ पर इस रजिस्टर के बगल में, सही है 2 NC है। तो कुछ इसी तरीके से सीपीयू देख लो, क्या दिक्कत है? बार बार वही चीज़ के लिए क्यों परेशान होना, मैं ये बोलता हूँ। चलो देखिए अभी के डेड फोन में जब तक आप सीपीयू, आपको लग रहा है ना सारे सब पे काम हो चुका है, सीपीयू पे काम हो चुका है, एमएमसी पे काम हो चुका है, यूएफएस में काम हो चुका है, तो भैया समझो सामने वाले ने अगर वो रिटर्न कर रहा है ना, तो समझो कि उसको पूरा काम नहीं आता है, मतलब सर्किट नहीं आता है। और यही वो जिंदगी भर टेक्नीशियन है। अगर आप सर्किट पे काम कर लोगे ना, तो आप वो वाला काम तो करोगे, साथ में आप टेक्नीशियन से फिर आप थोड़ा बहुत रिपेयरिंग पढ़ाने भी लग जाओगे। बहुत कोई रॉकेट साइंस नहीं है मेरे भाई। सबसे पहले हम इसका नोज कट पॉइंट पता करेंगे। तो नोज कट पॉइंट ऊपर की ओर है, इधर है, सही है। अभी इसको भी क्लीन करना पड़ेगा क्योंकि दोनों साइड ना पेस्ट नहीं होना चाहिए। अभी दोनों साइड पेस्ट हुआ तो मैटर बड़ा हो जाएगा ना, समझ रहे मेरी बात? क्योंकि पेस्ट नीचे भी है और फिर पेस्ट ऊपर भी है, मूव कर जाएगा इसी। और ये क्या है, वाइट पेस्टेड पूरा सेट आता है,
देखा जाए तो नॉर्मल ब्लैक पेस्टर से भी काफी भारी और काफी बेकार होता है, क्योंकि इसके पैड जल्दी निकलते हैं ना यार। सही है। अब हमें कॉर्नर्स देखने पड़ेंगे, जो कि मैं हमेशा कहता हूँ कॉर्नर्स देखो और ऐसे फिट करो, ऐसा नहीं कि सीधा लगा दिया कहीं से भी। अभी कॉर्नर्स सेट है ना तुम्हारे, देखो देख रहे हैं कॉर्नर्स, तो फिर सब सेट है, फिर तो बैठ जाएगी ना इसी, क्या दिक्कत है। चलो अभी थोड़ी कम हीट, कम एयर। तीस से 40 राउंड मारना है। फिर पेस्ट देना है, बोथ साइड, फिर 30 से 40 राउंड। रुकना नहीं है। अगर आप सीपीयू लगाना नहीं आता, अगर आपको डर लग रहा है या जो भी है, तो आप आइए बिल्कुल एसर टेलीकॉम। गारंटी क्या होती है वो हम आपको बताएंगे, आपका डर खत्म करेंगे, सीपीयू कंपटीशन में बैठा देंगे, इतना डर खत्म करेंगे कि 10 मिनट के अंदर सीपीयू लगाओगे, जो कभी 1 घंटे में भी नहीं लगा पाए या सही से या फोन ऑन नहीं कर पाए ये करके। समझ रहे हो मेरी बात। देखो पेज बाहर निकल गया, टच करेंगे, डन। ओके अब बहुत सारे लोग जुड़े हैं बट शेयर की हो ही नहीं कर रहा, बहुत गलत बात। मतलब ये फीलिंग, ये है ना जो फीलिंग होती है ना कि बस मैं देख लूं और शेयर नहीं करूं, बहुत गलत बात है। थोड़ा बड़ा दिल रखो। अगर कोई आप टीचर, कोई बड़ा टीचर इंडिया का अगर आपके साथ अपना नॉलेज शेयर कर रहा है, आप देख लो कौन कर रहा है, कोई बता रहा है क्या? हाँ, फ्री में आकर ये सारी चीजें नहीं ना। तो अगर आपके साथ कोई शेयर कर रहा है तो आपका भी फर्ज बनता है ना उसको भी मोटिवेट करें कि हाँ सर हम आपका लाइव शेयर करें, ताकि मुझे अच्छा लगे ना और मैं अगली बार वापस आऊं और कुछ नया चीज बताऊं। वैसे बहुत सारे लोग जो फ्री में चाहते हैं चीजें वो भी नहीं शेयर करते। मतलब देखो कभी कभी तो है ना ऐसा लगता है कि क्यों कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं। जो पेड वीडियो डालते हैं वही सही है और जो छुपाना है ना सारी चीजें वही सही है। मतलब छुपाओ जो मन में है ना, कई कई बार है ना, कई बार लगता है कि आप ही लोग फीलिंग लेकर आते हो, क्योंकि मन में तो ऐसे ही फील होता है ना कि भाई क्यों बताओ इन लोग को, इनको तो सीखना भी है और शेयर भी नहीं करना। पहले तो आप लोग जितने भी बैठे हो काइंडली प्लीज अपना ये लाइव शेयर कीजिए अपने अकाउंट के साथ, अपने ग्रुप के साथ, अपने अकाउंट के साथ। अभी हमने यूएफएस नहीं लगाया है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है।
देखो हमारा बग तो बन रहा है ना, बट पोर्ट क्यों नहीं बन रहा है? तो मैटर यही है, हमें देखना है पोर्ट बनना चाहिए ना भाई। अब इसमें हमारा जरूरी नहीं है, हमारा सबबोर्ड या यूएसबी की लाइन भी प्रॉब्लम कर सकता है, बट हमारा फ़ोन तो डेड ही है ना। तो अब एक बार यूएफएस लगा के एक बार चेक करते हैं क्या दिक्कत है। क्योंकि अगर मैं अभी बात करूं तो देखिए ज़रा, मैं यूएसबी लगाऊंगा और चेक करूंगा बग वोल्टेज। देखिए बग आ रहा है ना, क्योंकि अगर सीपीयू सही से नहीं लगा होता या फिर जो भी दिक्कत होती तो बग बनता नहीं ना, क्योंकि सीपीयू बग को रोकता। तो बग बन रहा है मेरा, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बार ट्राई करते हैं, बट पहले इस पे काम कर लेते हैं फिर बाद में। अभी सीपीयू आखिरी में फिर से उतार के अब सीपीयू की पैडलाइन चेक करेंगे और सीपीयू पर आने वाला वोल्टेज चेक करेंगे, अगर भले इसका डायग्राम हो या ना हो। क्योंकि आसान है यार, कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है, चीज़ों को समझना एक बार पड़ता है बस आईसी का नंबर के साथ। सबका डाटा आपका पढ़ा हुआ है, बट पढ़ना आना चाहिए। अगर आप पढ़ने आ रहे हो ना, पढ़ने में आ रहा है आपके, तो बस सब आसान है। तो बहुत सारे लोग जो एंड्रॉयड करते हैं ना, वो आगे जाके आईफोन बहुत अच्छे से कर लेते हैं, पर जो लोग सीधा आईफोन में जाते हैं ना, वो एंड्रॉयड में कभी नहीं आ पाते, क्योंकि उसको एंड्रॉयड काफ़ी उलझा हुआ लगता है। आप देखो कि ज़्यादातर लोग आईफोन करने के बाद, जबकि वो कॉम्प्लिकेटेड होता है, उसके बाद भी एंड्रॉयड नहीं कर पाते और करना भी नहीं चाहते। दुनिया 2017 मॉडल है भाई इसके अंदर, है 217 मॉडल होते हैं इसके अंदर। वो भी परेशान है कि भाई क्या क्या करें हम। ये करके, और उधर उधर कितने हैं गिन चुन के हथेली पे, 8 10 11 12 15। और हैंड स्किल आपकी सही है तो बस आपने स्वाइपिंग मार दिया, खेल खत्म। कैसे भी करके फ़ोन तो ऑन होना ही है। अगर आपका सीपीयू ब्रेक है फिर वो कभी फ़ोन ऑन ही नहीं होगा। पर अगर सर्किट से मैटर है तो वो ऑन ही नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि सर्किट नहीं पता भाई। बहुत कम लोग जानते हैं सर्किट। बहुत डेज में बहुत सारे टीचर हैं, मैं ये नहीं बोलूँगा बहुत अच्छे टीचर है आईफोन के, बट आपको एंड्रॉयड शुरुआत पहले करनी चाहिए, फिर आईफोन पे जाना चाहिए। उससे आपका सर्किट क्लियर होगा, समझ क्लियर होगी। समझ रहे हो? और आपका दायरा बढ़ेगा, आईफोन भी करोगे एंड्रॉयड भी करोगे।
तो आईसी रिवॉल्व कर दी है, बट इसको अभी लगाएंगे नहीं, ठीक है। हम इसको टेस्ट करेंगे। अब आप लोग मुझे बताओ, आपको इसको जेटेक से समझना है या फ्लैश 64 से समझना है? मुझे कमेंट करके बताओ, मैं किससे समझाऊं? यूएफएस है ये सैमसंग का, जेटेक या फ्लैश 64? बताइए, कमेंट करके बताइए कि आपको इसकी प्रोग्रामिंग जेटेक से समझनी है या फ्लैश 64 से समझनी है। मैं फिर से पूछ रहा हूं। एक जन ने पूछा है रेडमी के फोन में हॉल आईसी की जगह कौन सी आईसी होती है? यार क्लासेस अटेंड करनी पड़ेगी भाई उसके लिए, मैं ऐसे कैसे बता दूं? और 10,000 सवाल अपने क्लियर करो ना, एक सवाल से क्या होता है प्रभु। मैं फिर से पूछ रहा हूं आप लोगों से, मुझे जेटेक से इस आईसी को मैं आपको जेटेक से बताऊं कि ये प्रोग्राम है या नहीं है, या फ्लैश 64? और अगर आप जानना चाहते हैं तो आप पहले तो मेरा ये जो लाइव है उसको शेयर करो, ठीक है। फ्लैश 64 ज्यादा आ रहे हैं कमेंट्स। मैं फिर से कह रहा हूं, आपको जेटेक से सीखना है फ्लैश 64 किससे सीखना है, मतलब किससे बताओ? ठीक है, आपको फ्लैश 64 से बता दूं? भैया लाइव शेयर करो। अगर आप चाहते हो कि मैं आपको बिल्कुल सारी चीजें डिटेलिंग में बताऊं इसकी, तो शेयर कर दो लाइव। ये हमारा है फ्लैश 64, हम इसके अंदर यूज करेंगे। और ये चीज बड़ी तगड़ी है यार, अभी इसको यूज ही नहीं किया मैंने, करूंगा मैं यार। धीरे धीरे सारा टाइम मिलता है ना, टाइम नहीं मिल पा रहा भाई। ओके, तो ये फिर से मैं कह रहा हूं, जो जो कमेंट कर रहे हैं भैया शेयर करो लाइव, ठीक है। मुझे भी अच्छा लगेगा ना। एक बार बताओ, आप मेरे लिए कुछ नहीं करना चाहते? सब मैं ही करता रहूं? क्यों भाई? फिर ऐसे में ना, फिर बहुत सारी चीजें जो हाइड रहती है वो बताने की इच्छा नहीं होती ना, आप समझो। फिर आप चाहते हो कि सर आप बता कुछ नहीं रहे हो ये और वे, फिर क्यों बता यार, तुम भी तो क्या कर रहे हो। लाइव शेयर करो इसलिए। चलो भाई, आईसी कनेक्ट कर ली है, आ जाते हैं इधर। तो ये फ्लैश 64 हमने खोला हुआ है, हम इसको कनेक्ट कर रहे हैं। काइंडली प्लीज शेयर द लाइव as much as you can with your account number, with your accounts like Facebook, WhatsApp group, anything that anywhere that you can. Okay, so this is like for me a very kindness and appreciation for my work that I am showing to you right now here, Flash 64 throughout my PC. That so हेलो हाय, कैसे हैं आप लोग? गुड इवनिंग, मैं देवतन अग्रवाल। जो भी मुझे देख रहा है वो ओके, कनेक्ट ही नहीं किया यार, बताओ। आईसी ने कनेक्ट ही नहीं किया भाई। 254 बीज यूएफएस, तो ये भी देखना पड़ेगा ना, कहीं एमएमसी तो नहीं है भाई। कनेक्ट ही नहीं किया आईसी ने, क्यों? गूगल भी सही नॉलेज नहीं देता ना भैया। एक आईसी कनेक्ट किए, फिर से देखते हैं। ओके, तो निकल गया भाई, कनेक्ट हो चुका है। एक एमएमसी है, नॉट अ यूएफएस। तो भैया कनेक्ट हो चुकी है। अभी हम इसके बारीकियां डिटेलिंग के बारे में देखेंगे, क्या हमें मिल सकता है, क्या हमें नहीं मिल सकता है। ओके, और ये वीडियो मैं बाद में अपने यूट्यूब चैनल पे भी डालूंगा, सो नो डाउट, देख लेना। सबसे पहले शुरुआत यहां से करेंगे। देखो भाई, अभी देखो ये है ना, बैकअप ले रही है, पहले एक बार लेने देते हैं पूरी तरीके से। सैमसंग A12 इस अच्छा है ना, इसका बैकअप ले लेता हूँ यार, बाद में कभी जरूरत पड़ेगी। पूरा बैकअप नहीं लिया ना इसने। चलो देखो, तो मोटा मोटा शुरुआत करते हैं।
सबसे पहले यहाँ से एमएमसी कनेक्ट हुई है 8 बिट। तो देखो आईसी अगर 8 बिट में कनेक्ट हुई है तो समझो कि ओके है ना, सारे आपके जो डाटा 0 से डाटा 7 कनेक्ट हो रहा है, सही है। अब क्योंकि ये सैमसंग की आईसी है और सैमसंग आईसी हमेशा 26 मेगाहर्ट्ज में कनेक्ट होती है, ठीक है। अब आगे जाएंगे। अब इस आईसी का खेला क्या है, इस आईसी के अंदर देखिए सैमसंग लगा हुआ है ना, और KM3V और डैट ये आपका आईसी के ऊपर आईसी नंबर है। आईसी बेसिकली देखें तो 6 GB रैम, 6 GB रैम के साथ में LPDDR4X254 हमेशा 4X में ही आपको मिलेगा, ठीक है। ये आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और इसका रिवीजन मतलब EST CHD वर्जन की अगर बात करेंगे तो 1.8 है और MMC का वर्जन है 5.1, ठीक है, सही है ना। तो आपको यहाँ पर पार्टीशंस भी दिख रहे हैं और ये 48 आपका जाइनॉक्स का होता है, ठीक है। ये भी आपका सही है, मतलब बूट इनेबल भी कर रहा है इसको, तो यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका होना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम आए, देखो मैं ना बहुत डिटेलिंग के साथ नहीं बता रहा हूँ, मैं फिर से कह रहा हूँ क्योंकि आप लोग ने बहुत निराश किया मुझे लगा बहुत सारे लोग जो देख रहे हैं वो शेयर कर रहे होंगे, पर इतने भी शेयर हुए नहीं, इसलिए थोड़ा मन नहीं कर रहा बताने का, समझ रहे हो। ऐसा ही होता है, आई एम लाइक अ मिरर, आप जैसे रिएक्ट करोगे वैसे ही मैं रिएक्ट करूँगा, और ये सही भी है ना। देखो आईसी देखा जाए तो 128 GB की आईसी है, ये आपको 116 GB यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है, क्योंकि 64 के बाद 128 ही आता है ना, 112 GB 116 GB सुना है कभी तो ये। और इसके अंदर बूट 1 जो बूट 1 है वो 4 MB का है और बूट 1 ही इसका आपका इनेबल है, जो इसको फर्स्ट लोगो पे लेके आ रहा है, और बूट एक्नॉलेजमेंट इसका चेकआउट कर रहा है, राइट दे रहा है, मतलब फर्स्ट लोगो पे बूट ए, जिसका बूट ए इसका प्राइमरी बूट है और बूट बी इसका सेकेंडरी है। और इसके अंदर ना RPMB की जरूरत नहीं है ना, RPMB रिप्ले प्रोटेक्शन मेमोरी बॉक्स विच इज़ नॉट यूजेबल फॉर सैमसंग। अभी अगर आप इसको 0 भी कर दोगे ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सेट आपका प्रॉपर ऑन होगा, क्यों, क्योंकि ये यूजेबल नहीं है ना, सैमसंग में नहीं होता है ना। अच्छा हेल्थ देखो तो हेल्थ भी ओके है इसकी, तो मतलब हेल्थ में कोई दिक्कत नहीं है। और जो इसका प्री EOL है, मतलब प्री एंड ऑफ लाइफ, ये भी नॉर्मल है, तो कोई दिक्कत नहीं है। और इसका पार्टीशंस में जो मेन पार्टीशंस है वो ये होते हैं हमारे EFS और SEC EFS, ये 2 मेन पार्टीशन है हमारे, सबसे इंपॉर्टेंट है, बाकी तो आप फिर जितना भी लो। और जो FRP होता है वो तो आप सबको पता है, परसिस्टेंस के अंदर होता है। बाकी इसके अंदर ये जो एरर है, ये एरर को हम इग्नोर करेंगे, क्योंकि बैकअप GPT का कोई एरर नहीं होता है। बैकअप GPT इज लाइक कि आपके पास में मेन प्राइमरी तो है ना, प्राइमरी का एरर नहीं आना चाहिए, बैकअप कह रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, देखो इनवैलिड हो रहा है पर कोई दिक्कत नहीं है, एरर नहीं होता, ये इसको भी बाहर कर सकते हैं बट कोई दिक्कत नहीं है। आप देखो तो GPT मतलब गाइड पार्टीशन टेबल तो आपकी बन गई है ना यहाँ पर, ठीक है। और कोई भी लेटर यहाँ पे चाइनीज़ नहीं होना चाहिए और सारे नंबर लिखे होने चाहिए, और ये सब कुछ लिखा हुआ है। यूज़र डाटा भी आप देख सकते हैं पूरा 109 का। और इसके अंदर जो मेरी बाइनरी नंबर यूज़ हुआ है वो U3 है, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अब सबसे पहले मैं ना इसका बैकअप ले लेता हूँ। तो देखो सबसे पहले इसका बैकअप लेने के लिए ना, और यहाँ पे FRP लगा हुआ है, हम इसको कॉपी करेंगे, एक फोल्डर बनाएंगे और फोल्डर का नाम रखेंगे और A12 127 ही लिख देते ना, क्या दिक्कत है, मॉडल के नंबर के साथ हो जाएगा। और यहाँ पर सबसे पहले हमें लॉग सीट लेना है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट लॉग सीट, और इसमें हम ये डाल देंगे। ये डालना बहुत जरूरी है, इससे हमारे पास क्या है ना, सारी डिटेलिंग रहेगी। अगर हम ये नहीं डालेंगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी ना यार, समझ रहे हो। ठीक है, ये हो गया डन। जब भी खोलेंगे ये खुलना चाहिए, तो एक बार खोल के देख लो। अब हम इसका सबसे पहले बूट ए ले लेते हैं। तो हम क्या ना बैकअप ले रहे हैं।
बैकअप लेना भी तो जरूरी है ना भाई। अगर आप बैकअप नहीं लोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। सैमसंग के अंदर बैकअप चाहिए। तो बूट भी हमने ले लिया, EST CSD भी ले लेते हैं ताकि हमें EST CSD और बूट भी अगर नहीं भी आया तो भी फ़ोन ऑन होता है। पर क्यों टेंशन वाला काम करना है जब आपके IC आपका कनेक्टेड है। तो अब भविष्य में मेरे पास कभी भी सैमसंग ये बार आया ना तो मेरे को टेंशन नहीं लेना, मेरे पास मैं ऑलरेडी टेस्टेड बैकअप रहेगा। सीधा डालूंगा, सेट मेरा लोगो पे जाएगा और सीधा काम। समझ रहे हो। RPAB की ज़रूरत नहीं है, FFE फाइल की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें इसका किसी भी तरीके से हेल्थ रिपेयर नहीं करना है। अब हमें यूज़र चाहिए तो यूज़र को फुल ले सकता हूँ स्किप यूज़र डाटा करके। चलो कितना आएगा, 6 GB ले लेते हैं। देखिए ये इसलिए होता है क्योंकि इसमें एक्सक्लूड डाटा रहता है, मतलब डाटा को हटा दो तो ये फ्लैश फाइल है। अब इस कंडीशन में से फ्लैश फाइल डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। इन केस अगर ये फ़ोन मेरा डाउनलोड मोड पे जाता भी है तो मेरे पास फ्लैश फाइल अलग से U3 की मेरे पास फ्लैश फाइल है जो कि मैं इसमें फ्लैश कर दूंगा। और आपको U3 की करना नहीं तो फिर बाइनरी एरर आ जाएगा। अगर आप हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पे काम नहीं कर रहे हैं तो फिर आप समझो कि आप ना डैड बना पा रहे हैं, और अगर आप जब ये नहीं बना पा रहे हैं तो फिर आप जिंदगी भर टेक्नीशियन हैं और आप टीचरों के गुलाम हैं। टीचर बनो, गुलाम नहीं। समझ रहे हो। कितनी स्पीड है, 16 MB 20 MB। फ्लैश 64 में UFS की स्पीड होती है, MMC की नहीं। बाकी यार मैं सोच रहा हूँ कि छोटा बैकअप ले लेता हूँ, बहुत टाइम ले रहा है। ठीक है, तो हम यूज़र पे जाते हैं और 1-2 GB का या बैकअप ले लेते हैं। हाँ, क्योंकि ज़रूरत नहीं यार, वैसे भी देखो अपने पास बाइनरी नंबर है ही, अपन को फ्लैश करना है, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत टाइम से हो गया, 1 घंटे के ऊपर ज़्यादा हो गया ऑनलाइन, तो फिर मैटर बन जाता है, वीडियो बहुत बड़ा बन जाता है और लाइव काम करने में बहुत सारी दिक्कतें जाती है भाई। अभी हमारी सॉफ्टवेयर की क्लासेस चल रही हैं। अभी हमारा लास्ट CPU कंपटीशन हुआ था। अगर आपको नहीं पता और आप नहीं देखते हो तो देखना चालू करो भाई। मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ, ठीक है। हमारे फेसबुक चैनल पे जाओगे तो आपको सब पता चल जाएगा। ये वाला भी आप फॉलो कर लो, देवदत्त अग्रवाल एशिया टेलीकॉम करके, जिसमें T-शर्ट बना हुआ है मेरा। ये को अभी तो मैं लाइव आ ही रहा हूँ यहाँ पर। बुक का कंटेन 5G, भाई 5G के लिए कोर्स लो, बुक नहीं, ठीक है। 5G के लिए कोर्स लो, बुक नहीं। ये देखो, ये हमारा CPU कंपटीशन हुआ था।
सोचो कि ये वो स्टूडेंट हैं जिन्होंने कभी एसएमडी नहीं छुई, मतलब जिनने कभी माइक्रोस्कोप में काम नहीं किया, वो सीपीयू कंपटीशन में बैठ के काम कर रहे हैं। क्योंकि हमने ना इनसे इतनी बार सीपीयू लगवा दिया लाइव, इतनी बार, क्योंकि आपको पता है ईसा टेलीकॉम रात के 11-12 बजे तक काम करता है और लाइव स्टूडेंट से काम करवाता है, इतनी बार करवा दिया। और ये काम कोई नहीं दिखाता भाई, सारे टीचर अपना चेहरा यार, अपना पीपीटी यार ये सब दिखाते हैं, पर अपना काम कोई नहीं दिखाता। ये देखो, ये पहला आया हुआ था, मैं बता रहा हूं, ये देखो ये पहला आया था, ये सेकंड, और इनने 7 मिनट के अंदर सीपीयू लगाया है। एक सीपीयू को निकाल के कितनी देर में निकाल के लगाया आपने? मैंने 9 मिनट में लगाया। 9 मिनट में लगाया। 9 मिनट में सीपीयू लग के डन हो रहा है चालू। सर आदित्य रंजन नाम है। आदित्य रंजन नाम आपका? जब मैं यहाँ एशिया टेलीकॉम, मेरा नाम शादाब है, मैं यूपी से। शादाब कहाँ से? यूपी से सर। तो शादाब, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि सीपीयू जब आप आए थे तो यहाँ बोल रहे थे आपने सीपीयू निकालते लगाते नहीं आता? हाँ सर, जब मैंने 26 तारीख को ज्वाइनिंग की थी तो सर से मेरी बात हुई थी कि मुझे बिल्कुल भी बेसिक भी नहीं आता था, ना सीपीयू निकालना आता था। तो सर ने बोला था कि यहाँ आपको परफेक्ट नॉलेज मिलेगा। मैं जिस दिन से आया था मैंने चौथे दिन ही सीपीयू निकालना और लगाना सीख गया था। ओके। आज कंपटीशन था तो मैंने फर्स्ट में सीपीयू लगाया जो 7 मिनट में कंप्लीट किया। जी लगा। एक बार क्लैपिंग कर दो इनके लिए। थैंक यू एसके टेलीकॉम इस तरह का नॉलेज देने। चलो हमारा भी डन हो चुका है। अब हमें ना बैकअप लेना है, तो हम पहले बैकअप ले लेंगे, सिक्योरिटी बैकअप। इसमें देखो ये तो बहुत सारी फाइलें दे देता है, पर जो मेन है वो ये 2 फाइलें हैं, EFS और SEC EFS। सैमसंग में बहुत ज़्यादा बैकअप नहीं होता, छोटा ही बैकअप होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको बैकअप मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सैमसंग में बैकअप नहीं मिलता ना, बहुत दिक्कत है। क्योंकि सैमसंग में फिर इतनी आसानी से ये सब नहीं बनता। ये देखो ये सारा मेरे पास आ चुका है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके अंदर FRP भी लगा हुआ ना, तो हम इसका FRP फॉर्मेट डिसाइड कर सकते हैं इन केस। अभी एटलीस्ट ये फ़ोन हमारा ऑन होगा तो विदाउट FRP ऑन होगा, कोई भी लॉग या पैटर्न ये करके नहीं लगा होगा, डाटा भी चला गया होगा। पर डाटा की ज़रूरत नहीं है, फ़ोन ऑन करके देना है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम यही है। तो पहले तो यही कर लेते हैं। और अभी फ़िलहाल चलो इसके अंदर ये भी देख लेते हैं KG लॉक लगा है कि नहीं करके। तो आप यहाँ से चेक KG का स्टेटस कर सकते हो, पर ये लीगल है, इंडिया के अंदर मत करना। देखो ब्लैंक दिखा रहा है, इसका मतलब नहीं लगा है, ठीक है। तो इसका eMMC प्रोग्रामिंग से तो अभी फिलहाल लगता है कि ऐसा कुछ प्रोग्रामिंग की तो ज़रूरत नहीं है, पर बैकअप ले लिया है। इन केस अगर कोई दिक्कत जाती है तो बैकअप है हमारे पास, ठीक है। तो IC फिट कर देते हैं और देखते हैं कि अभी क्या मैटर है।
देखो हमने अभी सिर्फ वो काम किया मोटा मोटा आईसी को रिवॉल्व करके, ठीक है, प्रॉपर जजमेंट करके। देखो पावर तो ओके है, पावर का कोई सीन नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि इसके अंदर डीपीडीएम नहीं बन रहा है, तो डीपीडीएम की भी प्रॉब्लम है। तो डीपीडीएम को चेक करना पड़ेगा ना, वो देखना पड़ेगा, क्योंकि एसएम के अंदर जाता है और एसएम से इधर आता है। पहले भाई इस बार एक बार चेक करते हैं अभी क्या सीन बैठ रहा है। सैमसंग के अंदर बड़ा मिस्टीरियस वाला काम होता है, आप समझ रहे मेरी बात। तो यहां पर देखेंगे अभी क्या सीन बन रहा है। अभी आप देखें फिलहाल तो 0.20 ही है, कुछ वही का वही है, सेम है यहां पर। थोड़ी देर ऐसे ही रखेंगे इस बार। कहाँ गया मेरा I2C? ठीक है, इसका थ्रेशोल्ड भी नीचे हो सकता है, जो कि मुझे लग ही रहा है कि ना के बराबर है। थोड़ा सा चार्ज स्टेटस भी 0 रहता है ना, क्योंकि यार देखो कुछ भी नहीं ले रहा। थोड़ा इसको बूस्ट करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा इसको बूस्ट करते हैं, चले कोई नहीं। तो देखिए हमने इसके अंदर सीपीयू कर लिया और हमने इसके अंदर यूएफएस निकाल के, पर अभी आप देख सकते हैं 0.20 ले रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अभी भी ये प्रॉपर तरीके से ऑन नहीं हो रहा है। और क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है ना, ये ना पोर्ट नहीं बना रहा है। सीपीयू जब तक पोर्ट नहीं बनाएगा ना, तब तक दिक्कत ये रहेगी। अब आपने देखा कि मैंने इसका जो सीपीयू निकाला था और चेक किया था, ये बग तो स्टेबल रख रहा है, क्योंकि अगर सपोज सीपीयू सही से नहीं लगा होगा ना, तो मेरा बग बनता नहीं। ये देखिए बग स्टेबल रख रहा है, तो इसका मतलब ये है कि अब हमें इसमें ये चेक करना है, इसका डीसी टू डीसी और इसका यूएसबी एक बार लाइन चेक करना है, क्योंकि डीपीडीएम की लाइन या सीपीयू के कुछ प्रोटोकॉल्स, मतलब अब बेसिकली हम सीपीयू के पर्सनली वोल्टेज मैं चेक करूंगा इसके अंदर सारे जाइनॉक्स के, कि जो सीपीयू को मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं करके। और ये जो मेरी आईसी है ना, इसके भी मेरे को प्रोटोकॉल चेक करने पड़ेंगे, कुछ इनेबल सिग्नल, क्योंकि अब ये वो कंडीशन है जिस पे आपको अपना दिमाग लगाना है, ठीक है। तो अभी तक
फिलहाल वीडियो मैं यहीं पे खत्म करूंगा, क्योंकि अब इसके बाद ये तो कंटेंट मेरा पेड हो जाएगा और मैं ये फ्री में नहीं डाल सकता। ये मैं एप्लीकेशन में डालूंगा, सीपीयू के सारे वोल्टेज कैसे चेक करना है, और इजीली हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें मुझे ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। मैं आपको बताता हूँ क्यों। क्योंकि इसके अंदर मेरे पास में स्कीमेटिक डायग्राम है, आप देख सकते हैं, लेआउट है। तो मुझे बस सही वोल्टेज चेक करने हैं, कौन कौन से वोल्टेज मेरे एक्टिव वोल्टेज हैं जो कि मुझे चार्जर लगने पर मिलने चाहिए। और इसके साथ में इसका एक डाटा शीट भी बनाऊंगा, ताकि आने वाले स्टूडेंट को इसका डाटा शीट भी डायरेक्ट दे सकूं। हमें बस सीपीयू पे जाना है। ये देखिए UCP 4000, क्योंकि सारा काम करने के बाद में ना अब हमें बेसिकली, ये तो हमारा GPIO की लाइन हो गई, और ये हमारे RF सेक्शन, USB, देखो ये USB सेक्शन है, ठीक है। ये देखो, ये अभी हमें जितने भी इसके जैसे क्लॉक हम सिग्नल चेक करेंगे, बट बेसिकली क्लॉक सिग्नल इसके ओके होंगे, क्योंकि नहीं तो वोल्टेज फ्लक्चुएट करते। ये मेरा वोल्टेज वाला पार्ट है। अभी मुझे सारे वोल्टेज चेक करने पड़ेंगे, जो कि मुझे देखना है कि सीपीयू को मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे वोल्टेज ऐसे हैं जिसकी वजह से हमारा फ़ोन पोर्ट नहीं बनाएगा और लो बूटिंग पर रहेगा। खैर, तो ये सारी चीज़ें अभी मैं पेड ही दूंगा और मेरे एप्लीकेशन के थ्रू मिलेंगी। और आज पता नहीं क्यों सर्वर के चलते मेरा एप्लीकेशन ओपन ही नहीं हुआ, पर कोई नहीं है, आप लोग एप्लीकेशन को परचेस कर लेना, मतलब इंस्टॉल कर लेना, और इसको खोल के इसका कंटेंट देख लेना। ये एप्लीकेशन है आपकी, और इसको परचेस ज़रूर करना, क्योंकि इसमें बहुत कंटेंट है। और कल ही मैंने इसके अंदर OnePlus 9 का टच डाला हुआ है। OnePlus 9 Pro का टच कैसे काम करना है, एकदम 5G लेवल पे, ठीक है। ये मैंने कंटेंट डाला हुआ, देखिए खुल गया है, ये देखिए। तो पूरी एकदम रॉ मटेरियल क्लासेस है यहाँ पर, जिसको हम बोल रहे हैं ना OG क्लासेस। देखिए ये बिल्कुल। तो देखो, जो असली रजिस्टर्ड का, ये आपको ऑफलाइन की क्लास, आपको ऐसा लगेगा जैसे आप सामने बैठे हुए हो। रजिस्टर्ड का अब है 7 से 8 घंटे की क्लासेस है यार। अपना बेसिक क्लियर कर लोगे, अपना एडवांस क्लियर कर लोगे, एक नहीं अब 11 महीने का देखोगे कंटेंट, पुराने और नए, ठीक है। और कल मैंने ये देखिए इसके अंदर एडवांस चार्जिंग सेक्शन के अंदर तो मैंने क्या ही कितनी सारी चीज़ें डाली हैं, आप सोच नहीं सकते। सैमसंग, SPD, इन्फिनिक्स, MTK, रियलमी, ओप्पो, कॉलकम के अंदर ही आप देखो, यहाँ 5G के अंदर ही तो बहुत सारे PM के साथ में सर्किट, सैमसंग, ठीक है। और कल जो मैंने डाला है वो मैं आपको बताता हूँ कल ही में, जिन ने परचेस किया है वो कल जाके उसमें देखिए। कल मैंने इसके अंदर टच, ये देखिए OnePlus 9 Pro, ये टच सेक्शन इसमें डाला है मैंने। का मिल रहा है कैसे अपना 1.8 किसी भी वोल्टेज, जो कि बेसिकली टच करने के टाइम पे डिस्प्ले, ठीक है, पूरी तरीके से, सिर्फ इससे नहीं डायग्राम से भी पढ़ा है मैंने इसको। 1.8 आपको देखिए है, और ये आपका 1 नंबर का है, ठीक है। और इसके अंदर मैंने सारे LDO बाईपास करना सिखाए हैं, मतलब जो भी अगर ये देख लेगा तो उसके लिए इजी हो जाएगा टच। तो ये जाके आप इसको इंस्टॉलमेंट में परचेस करना। अभी आपको लग रहा है इंस्टॉलमेंट कैसे क्या है, तो मैं आपको बता देता हूँ एक बार जाने से पहले, क्योंकि इस फ़ोन के अंदर भी मुझे अब केस स्टडी करनी है। अब मैं आज रात में यही फ़ोन लेकर बैठूंगा, क्योंकि देखो अभी जब हमने CPU और वो सब रिवॉल्व कर लिया और सब कुछ हमारा बग बन रहा है, तो हाँ, इसका मतलब है कि हमारा एक्टिव होना चाहिए, ठीक है। आईफोन के अंदर आपको अगर ये चीज़ इंस्टॉल करनी है तो आपने ऐप के अंदर जाना है, और अभी आपका मेरा iOS का भी एप्लीकेशन आने वाला है जो 10 दिन के अंदर आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे क्लास पल्स, अभी तो फिलहाल क्लास पल्स, बाद में फिर मेरा iOS का ऐप भी आ जाने वाला है। यहाँ से आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। खैर, मैं आपको तरीके बता दूंगा। अभी तो मैं क्लास पल्स सीधे ओपन कर लेता हूँ। ये मेरा FRGF मेरा एक इंस्टीट्यूट का कोड है, ठीक है। ये कोड है हमारा, अगर हम इस कोड की बात करें X
HAQZ। फिर आपको अपना नंबर डालना है। नंबर डालने के बाद OTP आएगी और 1 मिनट बस। देखिए खुलने के बाद जब आप इसके अंदर जाएंगे ना तो आपको यहाँ पर पे इन इंस्टॉलमेंट होगा। ये देखिए आप 3 इंस्टॉलमेंट में इसको दे सकते हैं, 5,000, फिर एक हफ्ते बाद फिर आपको 2 इंस्टॉलमेंट में एक करके देनी है। तो इंस्टॉलमेंट में हो गया मामला, तो आप इसको ईजिली अब एक्सेस कर सकते हैं। आपको पूरा पैसा एक साथ नहीं देना, इंस्टॉलमेंट में चाहिए दीजिए, जो काफ़ी आसान है।